हेलो बच्चों। आज हम आपके सामने जो है क्लास नाइन्थ जो है क्लास नाइन्थ का जो विज्ञान सब्जेक्ट है उसका हमारा पहला जो चैप्टर है अध्याय 1। ठीक है, आप जैसे देख रहे हैं यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे कि हमारे पास जो आपका ये चैप्टर है हमारे आसपास के पदार्थ है ना। हमारे आसपास के जो पदार्थ है ये चैप्टर के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो हमारे आसपास के पदार्थ के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो आपको भी पता है थोड़ा सा कि हमारे आसपास बहुत सारे पदार्थ हैं जो भौतिक रूप में भी दिखाई देते हैं कुछ जो है, और पदार्थ का भौतिक स्वरूप ही ज़्यादातर हम देख पाते हैं क्योंकि जो रासायनिक अभिक्रियाएं या कुछ अलग चीज़ें हैं जो तत्व के रूप में भी पाई जाती हैं वो सारी चीज़ें हम नहीं देखते हैं। मेन हमारा जो है वो हमको यही दिखाई देता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जब भी आप देखते हैं तो पदार्थ का भौतिक स्वरूप ये लिखा हुआ है। तो पदार्थ का भौतिक स्वरूप जो है पदार्थ, तो पदार्थ ही क्या है पहली बात। तो पदार्थ जैसे कोई भी वस्तु है, कोई भी वस्तु है जैसे ये एक आप ऑब्जेक्ट मान लीजिए। अभी ऑब्जेक्ट या ये कोई ऐसा वस्तु या चीज़ है जो हमने इसको कहीं पे रख दिया है। अब जब हम इसको रखते हैं, आप मान लीजिए जैसे आप पढ़ाई करते हैं तो आप एक पेन लिए हुए हैं। क्या लिए हुए हैं? पेन। ठीक है, तो ये जो पेन लिए हुए हैं तो ये पेन आपको क्या करेगा? पेन जो दिखता है पेन है, या आप पेंसिल देखते हैं है ना, पेंसिल। तो अब ये सब ये क्या है, आप कहीं भी रखेंगे। ये मान लीजिए एक टेबल है, अब इसके ऊपर मैंने ये पेंसिल रख दी तो ये पेंसिल क्या किया, इसने एक स्थान घेरा ना, और इसका कुछ द्रव्यमान होगा। स्थान भी घेरा होगा, साथ में कुछ द्रव्यमान भी होगा। तो जब स्थान घेरता है और द्रव्यमान भी होता है साथ में, तो हम उस चीज़ को या उस वस्तु को क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। जैसे यहाँ पे आपके लिखा हुआ है इस किताब में NCERT में। ठीक है, अब फिर पदार्थ नाम दिया। अब आप इसमें हम पढ़ते हैं, इसमें देखिए क्या लिखा है। इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे वैज्ञानिकों ने पदार्थ नाम दिया। तो जाहिर सी बात है कोई भी वस्तु अगर बनी हुई है, अब मैंने कहा आपसे ये पेन है तो ये पेन भी तो किसी वस्तु से ही बनी होगी, है ना। ये टेबल ही है। अब ये टेबल अगर मैं मानूँ तो ये कोई, जैसे मान लीजिए कोई स्थान है, आपका कमरा है, ये घर का कमरा है। अब इसमें आपने ये टेबल कहीं लगा के रखी होगी, ठीक है, या कोई चेयर लगा के रखी होगी, चेयर ही मान लीजिए। ठीक है, अब ये चेयर है तो ये चेयर या टेबल जो भी है तो ये क्या कर रहा है, ये स्थान घेर रहा है ना। पहली बात क्या कर रहा है? स्थान घेरना। फिर दूसरी चीज़ क्या है, इसमें द्रव्यमान है, द्रव्यमान है ना, तो द्रव्यमान है। तो ये सारी चीज़ें, ये कुछ कैरेक्टर हैं जो आपका पदार्थ की परिभाषा को बनाते हैं। ठीक है, तो पदार्थ की जो परिभाषा है वो आपको ये दिख रहा है, जाहिर सी बात है ना। स्थान घेर रहा है, साथ में आपका द्रव्यमान भी है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये लगभग आपका बता रहा है कि क्या है, ये पदार्थ का निर्माण कर रहा है। ठीक है, फिर कह रहा है कि आप आगे जाइए, देखिए कि पानी की एक बूंद, रेत का एक कण, ये सभी पदार्थ हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ है इस विश्व में, ये पूरा ब्रह्मांड है, इस पूरे ब्रह्मांड में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो पदार्थ का हिस्सा या पदार्थ नहीं है, क्योंकि हर ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु क्या है, किसी न किसी वस्तु से मिलके बनी हुई है। और अगर कोई वस्तु है तो जाहिर सी बात है वो वस्तु स्थान भी घेरती होगी और उसका द्रव्यमान भी होगा। तो वही क्या है, वही आपका पदार्थ है ना, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं मैटर, है ना। तो मैटर क्या होता है, एक डेफिनिट जो होता है पोजीशन एक्वायर करता है, ठीक है, और उसके बाद उसमें मास होता है।
तो ये चीज़ें जो हैं ये आपको दिख रहा है। अब इसके बाद हम आते हैं, जब हम इसके बाद आएंगे तो हम देखेंगे कि जो है आप देख रहे हैं, आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि सभी वस्तुओं का द्रव्यमान होता है और ये कुछ स्थान या आयतन घेरती हैं। तो मतलब आपको समझ में आ गया कि कोई भी अगर ऐसी वस्तु है, जो भी वस्तु तो सभी हैं जो क्या कर रही हैं, द्रव्यमान है ना, द्रव्यमान को घेरती हैं, द्रव्यमान को घेर रही हैं, और साथ में क्या है उनके पास, स्थान या आयतन को घेरती हैं। तो ये आपका क्या कहलाती हैं, पदार्थ कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, पदार्थ कहलाती हैं। फिर उसके बाद आगे आप देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया गया है। जैसे हमारे आध्यात्मिक पुस्तकों में वर्णन किया गया है कि हमारा जो शरीर है वो 5 तत्वों से मिलकर बना है, और उन 5 तत्वों को क्या कहा गया है, वायु कहा गया है, पृथ्वी कहा गया, अग्नि कहा गया, जल कहा गया और आकाश कहा गया। ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। इसी प्रकार तो अब आपको पता है कि चीज़ें क्या हैं, ये 2 चीज़ें हैं इस पृथ्वी पर, 2 चीज़ें हैं, एक है सजीव और एक है निर्जीव, है ना। जिसमें आपको पता है कि जीवन पाया जाता है उसे हम सजीव कहते हैं, और जिसमें नहीं पाया जाता है उसे हम निर्जीव कहते हैं, है ना। जिसमें जीवन पाया जाए, जीवन जिसमें पाया जाएगा उसे हम क्या कहेंगे, सजीव कहेंगे, और जिसमें नहीं पाया जाएगा उसे निर्जीव कहेंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर इसके बाद हम आगे आते हैं कि इस अध्याय में बात क्या करना है, हमें क्या पढ़ना है। तो हमें पढ़ना है भौतिक गुणों के आधार पर, कौन से गुण, भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ के बारे में ज्ञान अर्जित करेंगे, ठीक है हम। और रासायनिक पहलुओं के बारे में, जैसे मैंने आपको कहा था कि मोस्टली हम क्या करते हैं, पहले हम जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, जो फिजिकल चीज़ें होती हैं, है ना, वही हम पहले ऑब्ज़र्व करते हैं कि भौतिक अवस्था। अभी आप जल की बात कर रहे थे, हम यहाँ देखिए ये पानी की बात कर रहे थे, पानी। अब पानी की अगर भौतिक अवस्था की बात करेंगे तो उसको हम द्रव कहते हैं। रेत की अगर भौतिक अवस्था की बात करेंगे तो वो क्या है, रेत, अगर रेत का कण की बात हो रही है तो वो जाहिर सी बात है वो ठोस है ना, वो हल्का सा ठोस है, उसमें अभी तो है नहीं वो द्रव है या वो गैस है, ऐसा तो है नहीं, ठीक है। अब इसके बाद आगे जब आएंगे तो यही सारी चीज़ें पढ़ेंगे। बस इसके बाद हम जब अगला, जैसे यहाँ कह ही रहा है आपका, आगे के अध्यायों में हम क्या करेंगे, रासायनिक पहलुओं में बात करेंगे। रासायनिक पहलुओं का मतलब वही है कि जो जल है, जल का सूत्र है H2, ये कैसे निर्मित हुआ, है ना, ये सब, या इस पृथ्वी पर जितने भी प्रकार के तत्व हैं, यौगिक हैं, या उनसे कोई मिश्रण बना है ना, इन सभी चीज़ों के बारे में हम बाद में अगले अध्याय में बात करेंगे। अभी हम क्या बात करेंगे, भौतिक स्वरूप, पदार्थ का भौतिक स्वरूप कैसा होता है। भौतिक स्वरूप का अर्थ, भौतिक स्वरूप का अर्थ जो है, हमें यही पता चलना चाहिए कि हमें दिखाई कैसा दे रहा है, वो कैसा दिखता है, ठीक है। भौतिक स्वरूप का अर्थ बस इतना सा होता है कि वो हमें कैसा दिखाई दे रहा है। हमें हो सकता है, ठीक है, तो थोड़ा सा वो है, ठीक है। तो यहाँ पे भौतिक स्वरूप कैसा है, वो सारी चीज़ें जो है हमें देखना है। तो भौतिक स्वरूप के बारे में हम पढ़ेंगे, कैसा है कैसा नहीं है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो अब इसमें देखते हैं कि जैसे यहाँ पे लिखा गया है कि पदार्थ रेत की तरह कणों के मिलकर बने होते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा तो है नहीं, ठीक है। अब इसके लिए देखिए यहाँ पे एक क्रियाकलाप दिया हुआ है। क्रियाकलाप का मतलब होता है कि आप कोई भी चीज़ करके जब देखते हैं, एनसीईआरटी का मेन मकसद क्या है, आपको क्रियाकलाप देना। क्रियाकलाप से आप, इसका यही मकसद है कि जो क्रियाकलाप दे रहा है, ये क्रियाकलाप से आप क्या सीखते हैं।
अब ये कह रहा है कि 100 ml, आपने एक बीकर लिया, ये ऐसे कांच का एक बीकर होता है, ठीक है, कांच का एक बीकर होता है, इस पर 100 ml, 80 ml, 60 ml, 40 ml, 20 ml, है ना, ऐसे करके 0 से लेके 20, 20 से फिर 40, ऐसे ही पूरा लिखा होता है। अब कह रहे हैं इस बीकर को आप क्या करें, जल से आधा भर कर जल के स्तर पर निशान लगा दें, ठीक है। सपोज आपने यहाँ तक जल भरा और ये जो है आपने 60 ml इस पर मार्क कर दिया। अब कह रहा है दिए गए नमक या शर्करा को कांच की छड़ की मदद से जल में घोलें। अब इसमें मान लीजिए यहाँ पे 4 चम्मच आपने शर्करा इसमें लाके डाल दिया, ठीक है। अब डाल दिया तो एक कांच की छड़ है, इतनी लंबी सी कांच की छड़ है, और इसी कांच की छड़ से कह रहा है इसमें आप कांच की छड़ डाल दीजिए, ऐसे ऐसे इसमें हिलाते रहिए और ये घुल जाए, ठीक है। फिर इसके बाद कह रहा है कि जल के स्तर में आए बदलाव पर ध्यान दीजिए। जल का जो स्तर है उसमें बदलाव आएगा, उस पर ध्यान देना है। आपके अंदर नमक या शर्करा का क्या हुआ, ये कहाँ गायब हो गए, क्या जल के स्तर में कोई बदलाव आया, तो ये बात तो देखनी पड़ेगी, है ना, ऐसा तो है नहीं। तो अब जब आप कभी देखेंगे, लेकिन आपने कभी देखा नहीं, सबसे बड़ी समस्या यही है। आपने पता लगा ये बीकर है, अब बीकर में कहा जा रहा है कि इसमें आप यहाँ तक सपोज आपने 60 ml मिला लिया, 60 ml और जल मिला लिया, ठीक है। अब उसके बाद 4 चम्मच जो है, 4 चम्मच आपने स्पून, है ना, चम्मच चीनी, ठीक है, 4 चम्मच चीनी मिला दिया। और जैसे ही आप इसको मिलाते हैं, फिर आपको एक कांच की छड़ है जिससे आपको ऐसे इसमें ऐसे हिलाना है, और फिर आपको देखना है कि क्या ये इसके नीचे आता है इसका जल स्तर या इसके ऊपर उठता है। तो जब आप देखेंगे, या अब ये जो चीनी आपने 4 चम्मच डाली थी, ये इस जल में कहाँ गई, घुल गई कि नहीं घुली, ये सारी चीज़ें आपको देखना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे जब आप देखेंगे तो यहाँ पे ये चीनी घुल जाती है, क्या होता है, घुल जाती है, लेकिन इसके जल स्तर में कोई बदलाव विशेष नहीं होता है, कोई बदलाव नहीं होगा। तो अब ये जब आप क्रियाकलाप घर पर करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। फिर इसके बाद हम आगे देखते हैं, आगे जब आप देखेंगे तो इसमें जो है और आपको कुछ भौतिक क्रियाओं को दिया गया है, जैसे ये दिया है। अब देखिए यहाँ पे ये जो बीकर दिया है, ये देखिए, लाख गुना आवर्धित किए गए जल के कण, मतलब आवर्धित का मतलब होता है जैसे कोई चीज़ ऐसे दिख रही है, ठीक है, आवर्धित कर दिया, अगर इसको 10 गुना आवर्धित कर दिया 10x, तो ये जो कण है ऐसा दिखाई देने लगेगा। मतलब हम किसी भी वस्तु के वास्तविक आकार को जब बढ़ाकर हम प्रदर्शित करते हैं तो जो बढ़ाया गया है आकार वही आवर्धित आकार कहलाता है, बढ़ा हुआ आकार कहलाता है, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपको दिख रहा होगा ये जल के, ये जो दिख रहा है ये जल के कण है, किसके कण हैं, ये जल के कण है, ठीक है। और नमक मिला है, अब जब नमक मिलाया आपने, फिर आपने इसको शेक किया, हिला दिया, और हिलाने के तत्पश्चात आप देख रहे हैं कि ये जल के कण हैं, ये जो बड़े बड़े दिख रहे हैं, ठीक है, और ये इसी में नमक के कण भी दिख रहे हैं। जब हम जल में नमक घोलते हैं तो नमक के कण जलों के बीच स्थानों में समावेशित हो जाता है। कहने का अर्थ ये है, क्योंकि ये जल, सपोज ये जल है, ये जल का कण है, तो ये जो आपका नमक होगा, भैया, ये नमक वाला जो हिस्सा है वो ऐसे इन खाली जगहों में भर जाएगा। समझ में आ रही बात? तो ये जो चीज़ है ये बता रहा है। तो इसलिए जब हम जल में क्या करते हैं, जल में हम नमक के कणों को घोलने का प्रयास करते हैं, तो क्या होता है कि ये घुल तो जाता है, क्या होता है, घुल जाता है, लेकिन आपको जो ये कह रहा है कि क्या जल स्तर जो आपने बीकर में लिया था बढ़ेगा या घटेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो खाली स्थान, रिक्त स्थान है
ये जो मैंने आपको दिखा रहा हूँ, ये इसके मध्य ये जल का कण है। एक मिनट में थोड़ा सा और कलरिंग कर दूँ तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, अब जैसे ये तो पूरा जल का कण है। क्या है ये? जल का कण है। ठीक है, अब आप देख रहे होगे ये बीच में नीला नीला दिख रहा है। तो ये जो नीला नीला दिख रहा है, ये नीला नीला दिख रहा है, ये नमक है। क्या है ये? नमक। और ये क्या है? ये आपका जल है। ठीक, तो जल के कणों के मध्य नमक है। तो ये रिक्त स्थान पहले से है, अब इसी में नमक घुल गया। जब घुल जाएगा तो जाहिर सी बात है जल का स्तर तो बढ़ेगा नहीं, वैसा का वैसा ही रहेगा, है ना। ये चीज़ है। तो ये सारी चीज़ें जब हम और पढ़ते हैं तो हमको समझ में आता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अब आगे हम पढ़ते हैं कि और क्या दिया हुआ है। ये कह रहा है, एक और चीज़ कह रहा है, दूसरा क्रियाकलाप कह रहा है। दूसरा क्या क्रियाकलाप कहता है? दूसरा क्रियाकलाप ये कह रहा है कि पोटेशियम परमैंगनेट, ये आप देख रहे होंगे, ये पोटेशियम, एक मिनट, ये पोटेशियम, ये जो है पोटेशियम, एक मिनट, सॉरी, ओपेसिटी इसकी थोड़ा सा कम हो गई है। हाँ, तो अब जो है ये आपको दिख रहा है, पोटेशियम परमैंगनेट के 2 या 3 क्रिस्टल को 100 मिलीलीटर पानी में घोल दें। अब इस घोल से लगभग 10 मिलीलीटर घोल निकाल कर उसे 90 मिलीलीटर जल में मिला दें। ठीक है, फिर कह रहा है, फिर उपरोक्त घोल में 10 मिलीलीटर निकाल कर फिर 90 मिलीलीटर जल में मिला दें, है ना। तो अब इसके बाद कह रहा है, इस प्रकार इस घोल को 5 से 8 बार तक तनुकृत करते रहें। क्या जल अब भी रंगीन रहेगा? क्या जल अब भी रंगीन रहेगा? ये पूछ रहा है। मैं आपको समझा रहा हूँ इसमें बात क्या कह रहा है। देखिए, एक मिनट, थोड़ा सा मैं कलर चेंज करना चाह रहा हूँ। ठीक है, जैसे ये कह रहा है कि देखिए, ये यहाँ पे देखिए, ये आपका पोटेशियम परमैंगनेट के 2 या 3 क्रिस्टल को 100 ml मिलाया गया। मतलब ये 100 ml है, ये 100 ml जल लिया गया। ठीक है, और इसमें पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है, तो यहाँ पे आपका K2Cr2O7 है। तो ये जो है इसको मिला दिया गया इसमें जल में। जब मिला दिया गया तो अब कह रहा है कि इसका 10 ml निकालना है और इस 10 ml को 90 ml जल में मिला देना है। फिर 100 ml हो जाएगा ये। फिर इसका 10 ml निकालना है। ठीक है, इसका 10 ml निकालना है, फिर इसको 90 में मिला देना है, फिर 100 हो जाएगा, फिर इसका भी 10 ml निकाल लिया जाएगा। तो ये कह रहा है, क्या जल को जितना हम तनुकृत करेंगे तो क्या उसका जो रंग है फिर भी पानी रंगीन नज़र आएगा? ऐसा है क्या? ऐसा दिखाई देगा? थोड़ा बहुत दिखाई देगा। ऐसा क्यों? उसका रीज़न ये है क्योंकि अभी भी उसमें कुछ मात्रा तो उस विलेय पदार्थ की मिली हुई है। विलेय पदार्थ का मतलब है आपका जो K2Cr2O7 है, पोटेशियम परमैंगनेट है, इसका कुछ मात्रा तो अभी भी मिला हुआ है। अभी भी जब मिला हुआ है तो जाहिर सी बात है ये क्या होगा, आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ये आपको दिखेगा ही दिखेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, इसको आपको नोट करना पड़ेगा।
बाद एक मिनट थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग अभी ठीक है। हाँ, तो अब हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हम आपको थोड़ा सा नीचे करेंगे। ये देखिए, अब यहाँ पे कह रहा है कि ये जो दिख रहा है आपको, ये यहाँ देखिए, ये जो प्रयोग किया गया है, अब इस प्रयोग में कह रहा है कि यह प्रयोग दर्शाता है कि पोटेशियम परमैंगनेट के बहुत थोड़े से क्रिस्टलों से पानी की बहुत अधिक मात्रा 1000 लीटर भी रंगीन हो जाती है। इससे हमें ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट के केवल एक क्रिस्टल में कई सूक्ष्म कण होंगे और ये कण छोटे छोटे कणों में विभाजित होते रहते हैं। अंततः एक समय आता है कि जब भी हम देखते हैं तो ये हमको दिखाई देता है कि ये कण क्या है, ये एक स्थिति में ये कण और छोटे भागों में विभाजित हो जाएंगे, विभाजित मतलब होते जाते हैं। फिर एक समय आएगा कि जब एकदम जो है परमाणु वाली अवस्था आ जाएगी। कौन सी अवस्था आ जाएगी? परमाणु की अवस्था आएगी। तो परमाणु में ये कण अब विभाजित नहीं होंगे, लेकिन जब तक अणु रहते हैं, जब तक अणु अवस्था में रहते हैं, तब तक ये क्या होते हैं? विभाजित होते रहते हैं, डिवीजन होता रहता है। तो डिटॉल से भी क्रियाकलाप कर सकते हैं लगातार जगह। अगर आप पोटेशियम परमैंगनेट ना लें, नहीं है, तो आप 2 ml डेटॉल ले लीजिए और क्रियाकलाप कर सकते। लगातार तनुकृत होने पर भी उसकी महक हमें मिलती रहती है ना। आप कितना भी करिए, मिलता रहेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो बताती हैं कि कैसे जो है ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। अब पदार्थ के जो कण हैं उनके अभिलाक्षणिक गुण क्या हैं? अभिलाक्षणिक गुण का मतलब क्या होता है? अभिलाक्षणिक का मतलब होता है कोई जो गुण है किसी भी कण का, वो कैसी, मतलब आप कैसे कह सकते हैं कि ये वही चीज़ है, ये इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, इसमें कोई विशेष आपने मॉडिफिकेशन नहीं किया है, ऐसा तो कोई उसका विशेषता होगा। जैसे हम कोई किसी चीज़ की बात करते हैं, जैसे हमने कोई चीज़ की बात की, मान लीजिए कोई हमने मीठा पदार्थ लिया, ठीक है, हमने कहा रसगुल्ला। तो रसगुल्ला का मतलब क्या है कि रसगुल्ला या तो मीठा, बहुत मीठा होता है ना, या खाने की चीज़, आप कोई भी चीज़ बात करते हैं, नमकीन नाम से ही पता चलता है, नमक है ना। ऐसी चीज़ें, जो चीज़ें हम जानते हैं, है ना। तो कोई भी पदार्थ है तो वो उसका गुण है, वो उसी के साथ रहेगा, वो कभी भी बदलेगा नहीं, है ना। कोई भी चीज़ है, अब रसगुल्ला कभी नमकीन तो नहीं हो सकता, है ना। रसगुल्ला अगर हम बात करते हैं रसगुल्ले की, तो रसगुल्ला कभी भी नमकीन नहीं हो सकता है। केवल ये हो सकता है मीठा थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, थोड़ा सा कम हो सकता है, लेकिन उसका अभिलाक्षणिक गुणधर्म क्या है उसका? अगर ये रसगुल्ला है, ये क्या है? रसगुल्ला, तो इसका अभिलाक्षणिक गुणधर्म है मीठा होना। मीठा होना इसका गुणधर्म है। अगर ये मीठा नहीं है तो ये इसका गुणधर्म नहीं है। तो ऐसे ही बहुत सारे पदार्थ होते हैं, उन पदार्थों के गुणधर्म होते हैं और वो पदार्थ अपने गुणों को कभी नहीं छोड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी मैंने आपको जब बताया था कि जो जल होता है, क्या होता है? जल होता है। तो जल में मैंने आपको बताया कि ये बड़े बड़े जो कण आपको दिख रहे हैं, ये जल के थे, और इसी के मध्य में मैंने आपको बताया था कि जो है नमक के कण या चीनी के कण जब हम मिलाते हैं तो वो भी इन रिक्त स्थानों, इनके जल के अणुओं के मध्य के जो रिक्त स्थान है वहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं। तो इकट्ठा हो रहा है तो मतलब क्या है कि कोई पदार्थ है, कोई पदार्थ अगर ये है तो
इनके बीच में क्या है, रिक्त स्थान है। तो ये क्या है, ये उसका पहला आपका अभिलाक्षणिक गुणधर्म हो जाता है। ये उस पदार्थ का पहला अभिलाक्षणिक गुणधर्म क्या है कि कणों के बीच रिक्त स्थान होना, है ना। स्पेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स, स्पेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स, तो ये जो है आपका होना ज़रूरी है। फिर इसके बाद आता है, अब कोई भी चीज़ मिलाएंगे, है ना, जैसे चाय, कॉफ़ी, नींबू पानी या कोई भी ऐसा चीज़ बनाते हैं, तो इसमें क्या होता है, पदार्थ के कणों के मध्य के बीच की जो पर्याप्त दूरी है वो उसी में वो जो है, अब जाहिर सी बात है, आप जो है क्या बनाते हैं, आप एक विलयन बना रहे हैं, नींबू पानी का विलयन बनता है। अब उसमें आपका जो जल है क्या है, जल विलायक है, ठीक है, और नींबू क्या है, विलेय है, क्या है, विलेय है। तो अब ये नींबू के जो कण हैं, है ना, विलेय के कण वो घुल जाते हैं, क्या होते हैं, घुल जाते हैं, किसमें, जल के अणुओं के मध्य में। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये क्या है, हमेशा पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान बना होता है। फिर इसके बाद हम आते हैं, जब इसके बाद आते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा जो है अगला है, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। मतलब कोई भी कण कैसा है, वो हमेशा एक जगह से, ये अगर कहीं बना हुआ है, ये बीकर है, तो ये कण जो है, ये कण जो है, ये कण जो है, ये यहाँ से यहाँ मूव करेगा, यहाँ से यहाँ मूव करेगा, यहाँ से हो सकता है यहाँ आ जाए, यहाँ से यहाँ चला जाए। तो ये जो कण है ये हमेशा क्या करेगा, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आता जाता है, रहता है। तो इससे क्या होता है, जो पदार्थ के कण हैं वो उन कणों के मध्य में निरंतर गतिशीलता बनी रहती है। मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते हैं, ये मूवेबल है। मतलब एक जगह से दूसरे जगह, दूसरे से तीसरे जगह, पूरे जो है उस जो भी जिस चीज़ में भी है मिले हुए हैं, या किसी भी पदार्थ का कण है तो वो एक जगह से दूसरी जगह निरंतर गतिशील होता रहता है, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं, ये दो तो आपके हो गए, ठीक है। तो इसको आप चाहें तो आप इसको नोट कर सकते हैं कि पदार्थ के जो कण हैं ये क्या है, इनके बीच रिक्त स्थान होता है। दूसरा क्या है, इनके ये जो निरंतर गतिशील होते हैं, ठीक है। अब इसमें जो है फिर से क्रियाकलाप दिया हुआ है, तो अब इसमें कह रहा है कि अपनी कक्षा के किसी कोने में एक बुझी हुई, क्या करना है, एक बुझी हुई अगरबत्ती रख दें। इसकी सुगंध लेने के लिए आपको इसके कितने समीप जाना पड़ता है। अब अगरबत्ती जला दें, क्या होता है, क्या दूर से ही सुगंध प्राप्त हो जाती है, या अपने प्रेक्षण को नोट करें। अब बताइए, अब जाहिर सी बात है, ये आप अपने स्कूल के कक्ष में करें या ना करें, कभी आपके घर में या कभी आप मंदिर में जाते हैं, पूजा होती है, तो वहाँ पे आप देखते हैं कि अगरबत्ती जलाई गई है। क्या जलाई गई है, अगरबत्ती है, धूप बत्ती है ना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो ये जलाई जाती हैं। जब जलाई जाती हैं तो पता लगा इनकी जो सुगंध होती है, सुगंध धीरे 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 धीरे, यहाँ पे अगर कोई पर्सन बैठा हुआ है, यहाँ पर अगर कोई पर्सन बैठा हुआ है ना, ये जो है मिस्टर ए है, तो ये मिस्टर ए के पास ये सुगंध अपने आप पहुँच जाएगी, है ना, पहुँच जाएगी कि नहीं पहुँच जाएगी। तो ये आपको क्या पता चल रहा है कि जो पदार्थ के कण हैं वो निरंतर गतिशील हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पहुँचते रहते हैं। कोई फूल की खुशबू है, कोई फूल की ये खुशबू है, ठीक है। अभी जो फूल की खुशबू ये भी मिस्टर ए के पास पहुंच जाएगी कि नहीं पहुंच जाएगी। तो ये सब क्या है, ये पदार्थ के कण ही तो हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करते रहते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हम आते हैं क्रियाकलाप नंबर 4 पर। अभी कह रहा है जल से भरे 2 गिलास या 2 बीकर ले लीजिए, ठीक है। जल से भरा 2 गिलास या 2 बीकर ले लीजिए, ठीक है, ले लिए। अब इसके बाद क्या करना है,
इसके बाद कह रहे हैं पहले बीकर के एक सिरे पर सावधानी से एक बूंद लाल या नीली स्याही डाल दें। अब आपने क्या किया, अब ये आपको एग्जाम्पल जैसे याद करना हो तो आप उजाला 4 बूंदों वाला आता है, आप उसको डाल दीजिए और उसके बाद दूसरे में शहद डाल दें। दूसरे में क्या डाल दें, शहद डाल दें। तो शहद डालेंगे और वो नीला कोई भी स्याही डालेंगे तो कौन सा जल्दी घुलने का आसार लगता है आपको, कौन बताएगा, कोई बता सकता है तो कमेंट में बताइएगा, ठीक है। तो अगर कोई बता सकता है तो कमेंट में बताइएगा, मैं तो बता रहा हूँ। तो आप देखेंगे कि जो स्याही है क्या है, जो स्याही है वो आसानी से वो इस जो ये जो जल की बूंदें हैं इसमें जो स्याही है वो आसानी से घुल जाती है, जल्दी घुल जाती है। इसकी अपेक्षा ये जो है आपका जो है जो शहद है, सपोज ये बीकर है और इस बीकर में ये जल भरा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे ये शहद है, ठीक है। अब ये शहद डाला, जब तक जो है स्याही घुल के एकदम पूरे बीकर के जल को नीला कर देगी तब तक आपका जो शहद है वो घुलने का प्रयास कर रही होगी। तो मतलब क्या है ना, तो जो कण है वो ज़्यादा मूवेबल है। तो जाहिर सी बात है समय लगता है, क्योंकि जो कण हैं उनमें भी प्रभाव पड़ता है कि कौन सा कण जल्दी घुलेगा, कौन सा कण एक दूसरे की तरफ जल्दी आकर्षित होगा और कौन सा कण बाद में, मतलब किसी में क्या होता है, किसी में कोई जल्दी 1 मिनट में भी घुल जा रहा है, कोई पता लगा 1 घंटा ले रहा है, ठीक है। तो दोनों में अंतर होता है, उनके कणों के मध्य अंतर होता है, उनके कणों के मध्य आकर्षित करने का जो गुण होता है उनमें कमी होती है, जिसकी वजह से ये चीज़ें होती रहती हैं, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं, मैंने आपको बता दिया ना कि स्याही जो है क्या होगी, जल्दी घुलेगी और शहद लेट में घुलेगा, ठीक है। अब हम देखते हैं ये कह रहा है कि ये यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, ये कह रहा है कि एक गिलास गर्म पानी से तथा दूसरा ठंडे पानी से भरे में कॉपर सल्फेट या पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल डालें और एक को रख दें, हिलाएं नहीं। तो इसमें क्या होगा, क्रिस्टल को सतह पर बैठने दें, गिलास में ठोस क्रिस्टल के ठीक ऊपर क्या दिखाई देता है, ठीक है। समय बीतने पर क्या होता है, इससे ठोस और द्रव के कणों के बारे में क्या पता चलता है, क्या तापमान के साथ मिश्रित होने की दर बदलती है, क्यों और कैसे। अब ये सारी चीज़ें दे के रखिए। अब आप पहले मेन क्वेश्चन पे चलते हैं। मेन क्वेश्चन क्या कह रहा है, मेन क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि एक गिलास गर्म पानी है और दूसरा ठंडे पानी से भरे गिलास में, है ना, कॉपर सल्फेट या पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल डाल दें। तो कह रहा है कि अगर जैसे यहाँ पे ये गर्म पानी है, तो गर्म पानी है तो जाहिर सी बात है कि भाई ये क्रिस्टल है, ठीक है। क्रिस्टल आप जैसे ही डालोगे तो यहाँ पे क्या होगा, अभिक्रिया होना प्रारंभ हो जाएगी, क्योंकि ये गर्म पानी है। कैसा पानी है, गर्म पानी है। और चाहे कॉपर सल्फेट डालेंगे आप, चाहे आप पोटेशियम परमैंगनेट डालेंगे, तो क्या होगा कि धीरे धीरे अभिक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। लेकिन जो ठंडा वाला है, जो ठंडा वाला पानी है, ये ठंडे वाले पानी में अभिक्रिया नहीं शुरू होगी, मतलब उसी में ये ठंडे वाले पानी में क्रिस्टल ऐसे बैठे रहेंगे कुछ समय के लिए, जब तक ये पानी ठंडा से थोड़ा बहुत
इसका तापमान कम नहीं होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें पता चलती हैं, क्योंकि जो ऊष्मा है क्या करती है, ऊष्मा ऊष्मा जो होती है, ऊष्मा ये आपको किसी भी अभिक्रिया को तेज कर देती है। क्या कर देती है, तेज कर देती है। ये एक समझ लीजिए एक कारक है, ये कारक है ऊष्मा। आप किसी भी अभिक्रिया को आप देखिए, कोई भी चीज़ है आप गर्म करते हैं तो वो तेज़ी से होती है, और आप जब उसको कहीं से बस उसमें कुछ चीज़ आप मिला के रख दीजिए तो वो बहुत धीरे 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 धीरे। आपको इस पर एग्जाम्पल देखना है तो आप ऐसा कर सकते हैं कि एक काम करें, आप इसमें चीनी के क्रिस्टल डाल दीजिए, छोड़िए कॉपर सल्फेट पोटेशियम। आप एक काम करिए, गर्म पानी में डालिए, गर्म पानी है इसमें आप देखेंगे चीनी के क्रिस्टल घुल जाएंगे, और जबकि आप ठंडे पानी में डाल के देख लीजिए उसमें घुलेंगे ही नहीं। तो इससे क्या पता चल रहा है कि जाहिर सी बात है कि जो भौतिक स्वरूप है इस समय कणों का, वो भी बताता है कि जो है अगर अभिक्रिया होगी कैसी होगी कैसे नहीं होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप जो गर्म वाला है इसमें, क्योंकि जल गर्म है तो जाहिर सी बात है जो उसमें आप मिलाएंगे विलेय पदार्थ उनके कणों में निरंतर गतिशीलता होगी, जबकि जो ठंडा पानी है उसमें गतिशीलता नहीं होगी, उतना गतिशीलता नहीं होगी जितना गर्म पानी में होगी, क्योंकि ऊष्मा से इसकी गति बढ़ जाती है लेकिन इसकी नहीं बढ़े क्योंकि यहाँ ऊष्मा नहीं है। बस इतनी सी बात है, यहाँ पे इतना सा आपको समझना है। ठीक है, तो अब इसके बाद जो है अब आगे हम देखते हैं। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे हम आते हैं। अब जैसे आप यहाँ देख रहे हैं पदार्थ के कण क्या है, ये तो मैंने बता दिया आपको। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यहाँ पे एक नीचे चीज़ दिया हुआ है, नीचे क्या दिया हुआ है मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये कह रहा है पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, अर्थात उनमें गतिज ऊर्जा होती है। मैंने आपको बताया ही कि कोई भी कण है तो उसमें क्या होगा, वो तेज़ी से गति कर रहा होगा। और क्यों गति कर रहा होगा, क्योंकि उसको ऊष्मा दी जा रही है, और जैसे जैसे आप उसको ऊष्मा देते जाएंगे वैसे वैसे उसकी गति बढ़ती जाती है। ठीक है, तो तापमान बढ़ने से कणों के गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। इतना क्लियर है। ठीक है, मैंने बता दिया आपको कि आप कोई भी एग्जांपल है, आप जल लीजिए उसको गर्म करिए। ठीक है, आप घर में चूल्हा होगा, चूल्हे में आप क्या करिए, स्टोव जो है उस पर जल चढ़ा दीजिए और उसमें कुछ भी मिला दीजिए। ठीक है, चीनी मिला दीजिए या कुछ भी, चाय पत्ती मिला दीजिए, कुछ भी। चाय बनाते देखा होगा, कभी देख लीजिएगा। तो उसमें क्या होगा, आप जैसे ही उसको गर्म करेंगे वो बहुत तेज़ी से उसके जो अंदर आप चाय पत्ती या कुछ भी चीनी मिला के रखते हैं बहुत तेज़ी से गर्म होता है ना। क्यों, क्योंकि उसकी गतिज ऊर्जा, उनके कणों के मध्य की जो गतिज ऊर्जा है वो बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है, सेकेंडों में होने लगती है। ठीक है, लेकिन अगर वही चीज़ आप उसी चीनी को, चाय पत्ती को आप एक ठंडे जल में मिला के रख देंगे, ठंडा जल है ये, अब इसमें आपने मिला के रख दिया, क्या इसमें इनके कणों, इसके जल के कणों के मध्य गतिज ऊर्जा बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि इसको उतनी पर्याप्त ऊष्मा नहीं मिल रही है। जब पर्याप्त ऊष्मा नहीं मिलेगी
तो इनके कणों के मध्य गतिज ऊर्जा नहीं बढ़ती है। जब गतिज ऊर्जा नहीं बढ़ेगी तो एक समय आएगा कि ये विकास नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मतलब ये उतना घुल नहीं पाएंगे, अंतः मिश्रित नहीं हो पाएंगे। जबकि जो गर्म वाला है वो क्या हो जाएगा, उनके कण आपस में एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, जिसको हम कहते हैं अंतः मिश्रित होना। ठीक है, एक दूसरे से मिल जाते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है अंतः मिश्रित हो जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ होता है। फिर इसके बाद अब यहाँ पे अभी देखिए लिखा हुआ है, तीसरा पॉइंट है आपका, क्या लिखा है, तीसरा पॉइंट है आपका, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जो पदार्थ के कण हैं वो आकर्षित करते हैं एक दूसरे को। ठीक है, अब इसमें एक क्रियाकलाप है और वो क्रियाकलाप आप देख रहे हैं, उसको हम बताते हैं आपको। ठीक है, तो ये जो चीज़ है